हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आई एस एंड पी सी एस। कंटिन्यू करते हैं दोस्तों अपनी पी एम एफ आई एस एनवायरमेंट की डिस्कशन को। प्रीवियस लेक्चर तक हम लोगों ने इन दो टर्म्स को कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से समझ लिया था कि रेडिएशन वर्ड का क्या मतलब होता है और ये जो वर्ड है रेडियो एक्टिव, और इसको रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन क्यों कहा जाता है, इसको भी हमने कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कवर कर लिया था। हमने पहले पॉइंट के अंदर ये बात करी थी कि रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन को डिफाइन करा जाता है ऐसे कि अगर एनवायरनमेंट के अंदर आपका रेडिएशन लेवल जो है अगर वो बढ़ जाए और उसकी वजह से एक सीरियस थ्रेट उत्पन्न हो जिसका प्रभाव देखने को मिले इंसानों की ज़िंदगियों पर और दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स पर, उनकी बॉडीज़ पर, उनकी लाइफ पर, तो उसको हम कहते हैं रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन। अब यहाँ पर हमें एक टर्म के बारे में और समझना है, डैट इज रेडियो एक्टिव कंटेमिनेशन। हमने इतना तो जान लिया था कि कोई भी जो एटम्स हैं उनके अंदर जो न्यूक्लियस है, अगर वो एटम्स अनस्टेबल हो जाएं तो उनके अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो रेडिएशंस फेंकने लगेगा और तब तक फेंकेगा जब तक वो एक स्टेबिलिटी को प्राप्त ना कर ले। उससे रिलेटेड दो टर्म्स थी, रेडिएशन लेवल और रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन। अब ये रेडियो एक्टिव कंटेमिनेशन क्या है, इसके ऊपर एक बहुत बेहतरीन स्टैंडर्ड डेफिनेशन हमारी स्क्रीन के सामने है जिसको IAEA ने दिया है, डैट इज इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। इस डेफिनेशन को हम बाद में समझेंगे, उससे पहले हमें एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि रेडियो एक्टिव कंटेमिनेशन का कॉन्सेप्ट है क्या। जो यहाँ डेफिनेशन दी हुई है वो बहुत हल्की डेफिनेशन है, लेकिन हमें कॉन्सेप्ट अपना बिल्ड करना चाहिए इसके ऊपर कि व्हाट इज दिस टर्म एंड कॉन्सेप्ट ऑफ रेडियो एक्टिव कंटेमिनेशन। इसके ऊपर ज़रा डिटेल तरीके से बात करते हैं ताकि फिर हम इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के द्वारा दी गई डेफिनेशन को अच्छे से समझ सकें। देखो, ये जो टर्म है रेडियो एक्टिव कंटेमिनेशन, इसका मतलब होता है कि देयर इज अनवांटेड प्रेजेंस ऑफ, आपको वो चाहिए नहीं है इसलिए इसको अनवांटेड कहा जाता है। देयर इज अनवांटेड प्रेजेंस ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस। जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस हैं दे आर नॉट एट ऑल नीडेड बट स्टिल दे आर प्रेजेंट इन योर एनवायरमेंट। ठीक है, ये कहाँ कहाँ पर होते हैं प्रेजेंट? या तो ये आपको किसी एक ऑब्जेक्ट के अंदर मिलेंगे ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस, या फिर दे आर फाउंड विद इन they are found within living organisms. They are found within living organisms like human beings. ठीक है, अब यहां पर इसको कंटेमिनेशन कहा जा रहा है, यानी कि इस वर्ड की, इस कॉन्सेप्ट की एक नेगेटिव कोनोटेशन है। तो ये हार्मफुल क्यों है? वाई दिस रेडियो एक्टिव कंटेमिनेशन, ये जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेज हैं ये कंटेमिनेट क्यों होते हैं, यानी कि अगर ये कंटेमिनेट हो रहे हैं तो ये कुछ हार्मफुल चीज़ रिलीज कर रहे होंगे। ये हार्मफुल इसलिए हैं बिकॉज दीज रेडियो एक्टिव मटीरियल्स दे कैन एमिट, वो रिलीज करते हैं अपने अंदर से। एक टर्म है आपके सामने जिसको हम प्रीवियस लेक्चर से समझ चुके हैं, अब आपको इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं आएगी। आयोनाइजिंग रेडिएशंस को, आयोनाइजिंग रेडिएशंस को, जिसको हमने समझा था विद द प्रोसेस ऑफ आयोनाइजेशन। तो ये आयोनाइजिंग रेडिएशंस को बेसिकली एमिट करते हैं
और ये आयोनाइजिंग रेडिएशंस जो हैं ये किस चीज़ को डैमेज करती हैं? ये डैमेज करती हैं इंसानों के अंदर और लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये जो सेल्स होते हैं एक तो उसको, प्लस इंसानों के अंदर जो पाया जाता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो पाया जाता है डीएनए उसको। अब ये कंटेमिनेशन बड़े सारे फैक्टर्स की वजह से पैदा हो सकती है, उत्पन्न हो सकती है। ये जो कंटेमिनेशन है जिसको हम बोल रहे हैं रेडियो एक्टिव कंटेमिनेशन, इट कैन अकर फ्रॉम वेरियस इवेंट्स which occur in nature in the form of various accidents. Accidents like कोई न्यूक्लियर पावर प्लांट लगा हुआ है, ठीक है, कोई न्यूक्लियर पावर प्लांट है, वो न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो फटने लगा, या उसके अंदर से कोई एक लीकेज होने लगी, तो लीकेज को हम लोग बोलते हैं स्पिल। जैसे ऑयल स्पिल का इवेंट होता है ना, समुद्रों वगैरह के अंदर जो जहाज वगैरह जा रहे होते हैं तो हम कहते हैं कि ऑयल स्पिल का इवेंट हो गया, बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर ऑयल जो है वो समुद्र के ऊपर फैल चुका है और जिसकी वजह से जो एक्वेटिक लाइफ है उनको हार्म पहुंच रहा है। तो दीज एक्सीडेंट्स लाइक न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के अंदर कोई गड़बड़ी होना, उनका लीकेज होना, इसकी वजह से स्पिल इवेंट होता है किसका? रेडियो एक्टिव मटीरियल्स का, ठीक है, रेडियो एक्टिव मटीरियल्स का। प्लस ये जो रेडियो एक्टिव कंटेमिनेशन है ये कंटेमिनेट कर देती है एनवायरनमेंट के वेरियस कंपोनेंट्स को। और एनवायरनमेंट के अंदर वेरियस कंपोनेंट्स कौन कौन से कंटेमिनेट हो सकते हैं? एयर कंटेमिनेट हो जाएगी, जो फूड है वो कंटेमिनेट हो सकता है, जो वाटर है वो कंटेमिनेट हो सकता है। अब रेडियो एक्टिव कंटेमिनेशन भी एक ऐसी चीज़ है, अब जैसे यहाँ पर राइटर हमें जो इन्फॉर्मेशन है जो मैंने आपको बताई है वो मतलब हमें ये बता रही है कि आर्टिकल से बेसिकली ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूँ, तो उस आर्टिकल के अंदर राइटर ये बोलते हैं कि ये जो रेडिएशंस हैं, ये जो रेडियो एक्टिव कंटेमिनेशन जो हो रही है, अगर ये एयर वाटर फूड में हो रही है तो इंसान तो इसके डायरेक्ट संपर्क में आ सकते हैं, इसका मतलब। तो कंटेमिनेशन है इसको ना वेरियस टाइप्स में बेसिकली बाइफरकेट करा जाता है। देयर आर वेरियस टाइप्स, और बेसिकली दो ब्रॉड कैटेगरीज होती है इसको डिवाइड करने की, इसको कैटेगराइज करने की। तो देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ रेडियो एक्टिव कंटेमिनेशन। एक है उसके अंदर आपके जो पहली कैटेगरी आती है उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल कंटेमिनेशन। एक्सटर्नल कंटेमिनेशन। अब एक्सटर्नल कंटेमिनेशन का दोस्तों ये मतलब होता है अगर रेडियो एक्टिव मटेरियल या जो एलिमेंट है इट इज लोकेटेड आउटसाइड ऑफ बॉडी, हमारे शरीर के अंदर नहीं गया है वो, इट इज लोकेटेड आउटसाइड ऑफ बॉडी, शरीर के बाहर से हमें प्रभावित कर रहा है। तो शरीर के बाहर से प्रभावित कर रहा है तो कहां कहां पर कर रहा होगा? या तो वो रेडियो एक्टिव मटेरियल या एलिमेंट हमारे कपड़ों पर आ गया होगा, या तो स्किन वगैरह के ऊपर समा गया होगा, स्किन वगैरह के ऊपर उसका असर होगा। तो क्या ये हमारी जान ले लेगा? नहीं। एक्सटर्नल कंटेमिनेशन इतनी इजी तरीके से आपकी जान नहीं ले सकता है, क्योंकि अगर इस एक्सटर्नल कंटेमिनेशन को, मैं यहां लिख रहा हूं, अगर इस एक्सटर्नल कंटेमिनेशन को अगर आपको रिमूव करना है तो उसका रिमूवल प्रोसेस भी काफ़ी ज़्यादा इजी होता है।
सिंपली मतलब हम रिमूवल प्रोसेस को ईजी इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज आई एम गिविंग यू अ सॉल्यूशन हेयर कि अगर ये एक्सटर्नल कंटेमिनेशन है, रेडियो एक्टिव कंटेमिनेशन के अंदर अगर ये एक्सटर्नल कंटेमिनेशन है तो इट इज़ ईजियर टू रिमूव इट। ठीक है, और आप इसको कैसे रिमूव कर सकते हो? थ्रू वेरियस decontamination through various decontamination processes like सिंपली आपकी स्किन के ऊपर, कपड़ों के ऊपर था ना ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट, आप सिंपली इसको क्या करो, यू कैन अडॉप्ट द प्रैक्टिस ऑफ वॉशिंग, धो लो उसको। ठीक है, अब धोना ऑटोमेटिकली हो जाता है कि कपड़े आप धोगे, आप नहाओगे भी डेली। ठीक है, तो वो एक्सटर्नल कंटेमिनेशन अगर हुआ भी है, आपके संपर्क में आया भी है, लेकिन वो बाहर से आया है, तो आपको वो इतना ज़्यादा प्रभावित नहीं कर सकता। दूसरा वाला जो कंटेमिनेशन है वो थोड़ा सा खतरनाक होता है, जिसको हम बोलते हैं, एक था एक्सटर्नल कंटेमिनेशन, दूसरा वाला है हमारा इंटरनल कंटेमिनेशन। इंटरनल कंटेमिनेशन, इंटरनल कंटेमिनेशन तब होता है जब जो रेडियो एक्टिव मटेरियल है इट इज फाउंड इनसाइड द बॉडी, इट इज फाउंड इनसाइड द बॉडी, ये आपकी बॉडी के अंदर एंटर कर चुका है। और बॉडी के अंदर ये एंटर कैसे करेगा? लाइक आपने सांस ली, हवा के अंदर वो था फैला हुआ रेडियो एक्टिव एलिमेंट या मटेरियल, तो जैसा कि मैंने आपको बताया, एयर के संपर्क से, पानी के संपर्क से, खाने के संपर्क से ये फैल रहा है, तो आपकी बॉडी के अंदर जाने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस बनाता है। और ज़रूरी नहीं कि एयर के संपर्क में आए तो आपके अंदर ही घुसा चला जाएगा, जैसे कि हमने बात करी स्किन और कपड़ों तक भी समा सकता है। लेकिन अगर वो इंटरनल कंटेमिनेशन, अगर इस कॉन्सेप्ट, इस वर्ड को हम यूज़ कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वो आपकी बॉडी के अंदर गया है। और कैसे जाएगा? लाइक आपने कोई चीज़ सूंघ ली, हवा, सांस ली नॉर्मल, आपने वो हवा के अंदर शामिल था तो वो एंटर कर गया। खाना आपने खाया, उस खाने के अंदर था, तो जो इंजेशन है, इनटेक ऑफ फूड, उसके थ्रू वो जा सकता है। ठीक है, या फिर इफ देयर इज वियर एंड टीयर ऑफ योर स्किन, देयर इज सम ब्रेक इन द स्किन। अब ब्रेक इन द स्किन सिंपली मतलब मेरा बोलने का तरीका ये है, आपकी स्किन का वियर एंड टीयर हो गया, कोई कट लग गया आपके, कोई मार्क लग गया, चोट लग गई आपकी, उसके थ्रू वो एंटर कर गया। अब एक्सटर्नल कंटेमिनेशन तो इजी था रिमूव करना, लेकिन व्हाट अबाउट दिस इंटरनल कंटेमिनेशन, क्या ये इजी है? नहीं, द आंसर इज नो। इंटरनल कंटेमिनेशन इतना इजी नहीं होता रिमूव करना, तो इट इज मोर डिफिकल्ट, it is more difficult to remove internal contamination। तो फिर इसका सॉल्यूशन क्या है? क्या ये हमारी जान ले लेगा? जान ले सकता है, बिल्कुल ले सकता है, लेकिन अगर आप स्पेशलाइज्ड मेडिकल ट्रीटमेंट्स को सीख करोगे तो नहीं लेगा ये आपकी जान। बच सकते हो, चांसेस कम है लेकिन बच सकते हो। तो अगर हम बात करें इसके कुछ प्रोमिनेंट कॉजेस क्या क्या होते हैं रेडियो एक्टिव कंटेमिनेशन के, हमने कैटेगरी की तो इसकी टाइप्स की तो बात कर ली, लेकिन व्हाट आर द वेरियस कॉजेज ऑफ दिस रेडियो एक्टिव कंटेमिनेशन? बहुत सारे कॉजेज हो सकते हैं इसके पीछे। एक है, जैसे मैंने आपको बताया, एक्सीडेंट्स,
पर्टिकुलरली वो एक्सीडेंट्स अगर हो रहे हैं एट द साइट्स वेयर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स आर लोकेटेड, और इस प्रकार के कुछ एक्सीडेंट्स पास्ट में हो भी रखे हैं, जैसे एक्सीडेंट लीकेज यहाँ पर लिखा हुआ है। लाइक इन केसेस के बारे में हम फर्दर लेक्चर्स में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन जैसे यहाँ पर आपको इवेंट्स दे रखे हैं, लाइक 3 माइल्स आइलैंड का केस था, चर्नोबाइल का केस था, और फुकुशिमा डिजास्टर विच अकर्ड इन जापान। तो ये उसके थ्रू हो सकते हैं। भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में आपने सुना होगा। इस प्रकार के जो इवेंट्स हैं ये रेडियो एक्टिव कंटेमिनेशन का कारण बन सकते हैं। उसके अलावा अगर देयर इज सम लीकेज, और उस लीकेज, वो भी लीकेज एक एक्सीडेंट की तरह ही होता है, लेकिन हम उसको कहते हैं, हम उसको एक नाम देते हैं एज एक्सीडेंटल स्पिल, एज एक्सीडेंटल स्पिल। उसके थ्रू ये रेडियो एक्टिव कंटेमिनेशन हो सकता है। उसके अलावा अगर डिस्पोजल की बात करें, जिस भी ऑब्जेक्ट के अंदर, जिस भी चीज के अंदर ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट अगर शामिल था और उसका अगर इम्प्रॉपर तरीके से डिस्पोजल हुआ है, उसको ठिकाने नहीं लगाया गया, ठीक है, अगर इम्प्रॉपर डिस्पोजल हुआ है ऑफ रेडियो एक्टिव वेस्ट, तो वो एक कारण बन सकता है इसका, रेडियो एक्टिव कंटेमिनेशन का। और बहुत बार अनजाने में ये रेडियो एक्टिव कंटेमिनेशन हो जाता है। अनजाने में कैसे? कहीं पर कोई कंपनी, सरकार है, प्राइवेट कंपनी है, पब्लिक सेक्टर की है, प्राइवेट सेक्टर की है, वो अपने कुछ माइनिंग ऑपरेशंस चला रहे हैं किसी एक एरिया के अंदर, तो वहां पर भी माइनिंग ऑपरेशंस के चलते ये जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस हैं, रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस जो हैं, ये माइनिंग ऑपरेशंस के चलते रिलीज हो सकते हैं। ज़मीन में खुदाई हो रही है, कोई एक कोयले की माइन है, या फिर कोई किसी कंपनी को पता लगा यहाँ पर आयरन ओर मिल सकता है, कुछ भी मिनरल वगैरह मिल सकता है, उन्होंने खुदाई करी। अब गलती से उस माइन के अंदर कंपनी को नहीं पता था, या अंदाज़ा नहीं लग पाया बड़े टाइम तक कि ये जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं ये बाहर निकल सकते हैं और ये प्रदूषित कर सकते हैं हवा को, आसपास के पानी को, खाने वगैरह के अंदर एंटर कर सकते हैं, इंसानों के अंदर समा सकते हैं थ्रू ब्रीदिंग, या फिर इंजेक्शन, या फिर वो सांस वगैरह लेंगे तो उनके थ्रू चला जाएगा, ब्रीदिंग हो गया वो, और या फिर उनके स्किन के ऊपर या फिर कपड़ों के ऊपर समा सकते हैं, तो तब भी ऐसा हो सकता है। ये जो माइनिंग ऑपरेशन वगैरह वाली जो चीज़ है, ये अनजाने में बेसिकली इससे रेडियो एक्टिव कंटेमिनेशन हो जाता है, ठीक है। और इसके साथ एसोसिएटेड अगर हम कुछ रिस्क की और इफ़ेक्ट्स की बात करें कि इससे क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे प्रभावित हो सकती हैं, तो सबसे बड़ी बात तो ये याद रखना कि जो रिस्क होता है फ्रॉम रेडियो एक्टिव कंटेमिनेशन, ये एक फैक्टर के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। ऐसा नहीं कि रेडियो एक्टिव कंटेमिनेशन रिलीज होता हो, रिस्क हो गई होगा उसके साथ, रिस्क कम या ज़्यादा हो सकता है। इट डिपेंड्स ऑन वन ऑफ द फैक्टर कि वो किस टाइप का एक रेडियो एक्टिव मटेरियल है, रेडियो एक्टिव मटेरियल है। और रेडियो एक्टिव मटेरियल किस टाइप का है ये पता अगर हमें लग गया, तो उसके अंदर कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, कितनी मात्रा के अंदर उसके अंदर वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। इसके अलावा जब कॉन्सेंट्रेशन पता लग गई, तो कितनी एनर्जी के साथ, कितनी इंटेंसिटी के साथ वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट या मटेरियल उस रेडियो एक्टिव एलिमेंट को एमिट करेगा, और एनर्जी के अलावा कितने टाइम तक करता रहेगा, जब तक वो स्टेबिलिटी नहीं प्राप्त कर लेता है। लेकिन वो स्टेबिलिटी प्राप्त कब करेगा, तो उसकी ड्यूरेशन क्या है, तो किस
टाइप का वो रेडियो एक्टिव मटीरियल है, उसके अंदर रेडियो एक्टिविटी कितनी कॉन्सेंट्रेशन के अंदर है, कितनी उत्तेजना है उसके अंदर, कितनी एनर्जी है, और ड्यूरेशन क्या होगा, कब तक वो रिलीज करता रहेगा इसको, ये इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है रिस्क। ठीक है। अब मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था, हम इसको प्रीवियस क्लास में भी डिस्कस कर रहे थे और उपेंद्र सिंह के अंदर भी हमने डिस्कस करा हुआ है विद रिस्पेक्ट टू द टॉपिक ऑफ आइसोटोप्स, हाफ लाइफ, है ना, कि जब तक वो स्टेबिलिटी को प्राप्त नहीं कर लेता है उस एटम का जो न्यूक्लियस है, तो उसको हम कहते हैं हाफ लाइफ। अब यहाँ पर रिस्क और इफेक्ट्स में एक सेकेंड पॉइंट जो आपको जानना चाहिए वो ये जानना चाहिए कि कुछ जो आइसोटोप्स होते हैं, हम आइसोटोप्स के बारे में यहाँ पर भी बात करेंगे, लेकिन जैसे ये जो नंबर लिखे हुए हैं ना, जैसे स्ट्रोंटियम है, इसके आगे लिखा हुआ है 90, ये स्ट्रोंटियम का आइसोटोप है। केसियम ये एक एलिमेंट है, लेकिन 137 केसीएम के आगे जो लिखा हुआ है ये एक आइसोटोप है। आयोडीन एक एलिमेंट है, लेकिन 131 जो इसके आगे लिखा हुआ है ये इसका एक आइसोटोप है। रेडियम एक एलिमेंट है, यूरेनियम एक एलिमेंट है, थोरियम एक एलिमेंट है, पोटेशियम एक एलिमेंट है, कार्बन एक एलिमेंट है, लेकिन इनके आगे ये जो नंबर दे रखे हैं 224, 238, 232, पोटेशियम के आगे लिखा हुआ है 40, कार्बन के आगे लिखा हुआ है 14, ये सारे आइसोटोप्स होते हैं। ठीक है, हम बात करेंगे इसके बारे में फर्दर लेक्चर्स के अंदर। अब कुछ जो आइसोटोप्स होते हैं, ध्यान से समझना है इस पॉइंट को, कुछ जो आइसोटोप्स होते हैं, some isotopes have short half lives, they have short half lives। अब शॉर्ट हाफ लाइफ का ये मतलब है, आप कहोगे रेडिएशन चलो अच्छी बात है सर कि जल्दी जल्दी रिलीज हो जाएगी, काम खत्म होगा, एनवायरनमेंट में ज़्यादा जल्दी में ज़्यादा उत्तेजना के साथ वो रेडिएशन रिलीज नहीं होगी, वो रेडियो एक्टिव रेडिएशन जो है वो जल्दी जल्दी रिलीज नहीं होगी, क्योंकि आप कह रहे हो कि इसकी हाफ शॉर्ट लाइफ है, जल्दी जल्दी वो एटम का जो न्यूक्लियस है वो स्टेबिलिटी को प्राप्त कर लेगा ब्रेकअप होने के बाद। लेकिन दोस्तों, जल्दी रेडिएशन सबने रिलीज तो करवा दी, लेकिन सवाल ये उठता है कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो बॉडी है, क्या वो केपेबल है इनको अब्जॉर्ब करने के लिए, इनको टॉलरेट करने के लिए। अगर फॉर एग्जांपल एक नई प्रकार की कोई रेडिएशन एमिट हो रही है, वो धीरे धीरे करके हमारे शरीर में जा रही है लंबे समय तक, तो एटलीस्ट हमारे सर्वाइवल के चांसेस तो हैं लंबे समय तक। अब वो अगर एक ही बार में रिलीज हो गई, फॉर एग्जांपल मान लो कि किसी एक जगह पर एक गैस उत्पन्न हो रही है, वो बहुत धीरे धीरे कर हो रही है, आपको कम से कम उस जगह से, उस लोकेलिटी से, उस एरिया से, उस रीजन से भागने का तो टाइम मिल जाएगा कम से कम। अब एकदम से ही अगर आपके ऊपर की वो गैस रिलीज हो गई, आप एक लिफ्ट में बंद हो या फिर आप एक जगह पर हो जहां पर वो धुआं एकदम से आपके ऊपर हावी हो गया, आप कुछ देख ही नहीं पा रहे, आपकी आंखें चुभ रही हैं, आपकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं, आपकी आंखें लाल हो गई, आपके अंदर CO2 भर रहा है, आपको खांसी आ रही है, आपका दिमाग जो है वो नम हो गया, तो आप बचाओगे कैसे अपने आप को। सिमिलरली आप इन सारे कॉन्सेप्ट्स को अगर यहाँ पर अप्लाई करो, ये जो आइसोटोप्स होते हैं कुछ एटम्स के, कुछ एलिमेंट्स के, जिनकी शॉर्ट हाफ लाइफ होती है, इससे दिक्कत ये होती है, दिक्कत समझना क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट, दे रिलीज दे रिलीज लॉट ऑफ they release lot of radiations quickly, बहुत सारी रेडिएशन जल्दी जल्दी रिलीज हो जाती है। और वहीं पर अगर हम बोलें कि कुछ आइसोटोप जो हैं जिनकी जिनकी लॉन्ग हाफ लाइफ होती हैं, तो वहां पर रेडिएशन जो है एक तो वो स्मॉलर अमाउंट में रिलीज होगी, रेडिएशन भी जो है वो स्मॉलर अमाउंट ऑफ रेडिएशन जो है वो रिलीज होगी, और उसके साथ साथ इट विल बी रिलीज्ड ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम।
इट विल बी रिलीज ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, लंबे समय तक वो रिलीज होती चली जाएगी। अब अगर बात करें, हमने यहां पर पढ़ा था कि दो प्रकार की हो सकती है ये कंटेमिनेशन, एक्सटर्नल भी और इंटरनल भी। तो ये जो कंटेमिनेशन है, चाहे फिर वो एक्सटर्नल हो जो कि थोड़ी सी कम हार्मफुल है, और चाहे वो इंटरनल हो जिसके लिए फिर आपको स्पेशलाइज्ड मेडिकल ट्रीटमेंट चाहिए पड़ता है। एक बात तो साफ तरीके से हमें पता लगता है, चाहे वो कपड़ों के ऊपर आए, स्किन के ऊपर आए, या सांसों के थ्रू, हवा के थ्रू, खाने के थ्रू, हमारे अंदर एंटर कर जाए पानी वगैरह के थ्रू, ये हार्मफुल तो है, ये हार्मफुल तो है, जानलेवा भी हो सकती है। और हार्मफुल इस प्रकार से है डैट इट में लीड टू वेरियस वेरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स। और ये डिपेंड करता है, ये हेल्थ प्रॉब्लम्स आपको होंगी कि नहीं होंगी, और अगर होगी तो कितनी होगी आपको हेल्थ प्रॉब्लम्स, ये डिपेंड करता है एक फैक्टर के ऊपर कि आपने उस रेडियो एक्टिव कंटेमिनेशन की जो बेसिकली डोज आपने जो प्राप्त करी, वो डोज आपने कितनी रिसीव करी, उसकी कितने अमाउंट, कितनी मात्रा के अंदर आपके अंदर वो चीज़ गई है, उसकी रेडिएशंस गई है। ठीक है, ये था दोस्तों पूरा कॉम्प्रीहेंसिव कॉन्सेप्ट। इसके अलावा कुछ भी नहीं रह जाता है आपके लिए समझने के लिए विद रिस्पेक्ट टू रेडियो एक्टिव कंटेमिनेशन। अब अगर आप इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की डेफिनेशन को पढ़ोगे विद रिस्पेक्ट टू कि उन्होंने क्या बोला कि व्हाट इज रेडियो एक्टिव कंटेमिनेशन, तो आपको ज़्यादा अच्छे से अब समझ में आएगा। तो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA का बोलना है रेडियो एक्टिव कंटेमिनेशन एक वो चीज़ होती है जब रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस जो हैं वो प्रेजेंट हैं। कहाँ पर प्रेजेंट हैं? या तो वो किसी सरफेस पर प्रेजेंट है, ठीक है, किसी के ऊपर प्रेजेंट है, जैसे अभी हमने बात करी कि आपके कपड़ों के ऊपर, आपकी स्किन के ऊपर, तो वो एक सरफेस हो गया। या फिर वो किसी चीज़ के अंदर है, जैसे अभी हमने यहाँ पर बात करी कि आपके शरीर के अंदर वो जा रहा है कैसे, एयर के थ्रू, फूड के थ्रू, वाटर के थ्रू, तो यानी कि वो एयर में घुले हुए हैं, खाने के अंदर शामिल हैं, पानी के अंदर वो मिले हुए हैं। तो दे आर फाउंड ईदर ऑन द सरफेस और विद इन सॉलिड्स, लिक्विड्स, या फिर गैसेस। तो ये तो हो गई उनकी प्रेजेंस वाली बात। जहां पर ये जो उनकी प्रेजेंस है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ये भी बोलता है कि जहां पर इनकी जो प्रेजेंस है वो अनइंटेंडेड है और अनडिजायरेबल है। इनकी प्रेजेंस नहीं होनी चाहिए लेकिन फिर भी है, हमने बुलावा नहीं दिया लेकिन इसकी प्रेजेंस फिर भी आ गई। तो जब ऐसा होता है रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस के साथ, जब वो सरफेस पर या किसी सॉलिड, लिक्विड, गैसेस के अंदर शामिल हैं, उनको नहीं होना चाहिए था वहां पर प्रेजेंट लेकिन स्टिल वो हैं, उसको हम बोलते हैं रेडियो एक्टिव कंटेमिनेशन। ठीक है, अच्छे से क्लियर हुआ आपको ये कि रेडियो एक्टिव कंटेमिनेशन क्या चीज है? कोई डाउट? क्लियर है? इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल लेते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।